हेलो, फाइनली वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हेलो, यस मैम। ऑडिबल है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, है ना? आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जब हमने पढ़ा था तब हमने उसमें एक रिकमेंडेशन की कि हम जो है हर एक 5 साल के बाद इसमें रिवीजन करेंगे, राइट? हर 5 साल के बाद इसके रिवीजन की बात चल रही थी। तो जो रिवीजन की बात की तो 1991 में इसको रिवाइज करना था। आपको याद होगा कि पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हमने शुरू की है वो राजीव गांधी के टाइम पर शुरू की गई थी। राजीव गांधी जो है 1989 तक प्राइम मिनिस्टर, बाद में नेक्स्ट चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनती है। तो जब 1990 में जब के लिए एक कमेटी गठित की गई थी तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट सत्ता में नहीं रही, और इस दौरान आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है जो ये देखने के लिए किया जाता है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, वो कहाँ तक सफल है और उसके एग्जीक्यूशन में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उसको कहाँ पर इम्प्रूव किए जाने की, उसमें कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है, जो कि 1986 में रिवीजन के लिए जरूरी है। ऐसी संस्तुतियों के बारे में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है 1990 में। जब इसके बारे में डिबेट चल ही रही थी, गवर्नमेंट फिर से चेंज हो जाती है और इस बार जो है ये चंद्रशेखर की गवर्नमेंट फिर गिर जाती है और दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है। तो जिसमें आपके इस समिति की जो संस्तुतियां थी उनको हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1992, आचार्य राममूर्ति समिति की जो संस्तुतियां थी उनके बारे पे कोई ज्यादा बात नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे फिर से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जनार्दन रेड्डी समिति बनाई जाती है। इस समय ये जनार्दन रेड्डी थे, इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जो 1986 की पॉलिसी को रिव्यू करती है। उस समय हमारे यहाँ अर्जुन सिंह जो थे मानव संसाधन मंत्री, जनार्दन रेड्डी की समिति की जो संस्तुति उनको इन्होंने 1992 में ही संसद में प्रस्तुत किया और इन संस्तुतियों को हमने नाम दिया रिवाइज्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन या कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक का जो डेवलपमेंट होता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। शिक्षा नीति 1986 को देखा, इसके रिवीजन के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन हुआ। आचार्य राममूर्ति समिति चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे उस समय बनाई गई थी। इनकी गवर्नमेंट गिरने के बाद फिर से गवर्नमेंट आ जाती है कांग्रेस की या यूपीए की। तो इसमें जो जनार्दन रेड्डी होते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में दूसरी समिति बनती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिवाइज करती है और अपनी संस्तुतियां तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह को देती है। अर्जुन सिंह इनको संसद के सामने रखते हैं और फाइनली हमारे सामने आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। अच्छा, 1986 और 1992 में बहुत सारी चीजें कॉमन रहेंगी क्योंकि आपने 1986 में जो कुछ लिया है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हुए चले। तो अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, आप याद करो इसको कि शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं प्रांतीय असमानता की समाप्ति, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए 1986 में भी बात की गई है और कहा गया है यहाँ पर शिक्षा को एक निवेश के रूप में, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो शिक्षा में वहां पर एक शिक्षा को एक निवेश के रूप में देखा गया और यहाँ पर जो शिक्षा को है वो एक टूल के रूप में देखा गया, एक साधन के रूप में देखा गया, म्यूट कर दीजिए, जिसके द्वारा सामाजिक और प्रांतीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है। अच्छा, जो सामाजिक असमानताएं हैं उनमें से कुछ सेक्शंस जो है वो हमेशा डिप्राइव्ड रहे हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड रहे हैं। जैसे महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अंतर रहा है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। इसके अलावा कुछ डिप्राइव्ड सेक्शन या वंचित वर्ग जैसे जिसको हम कहते हैं SC ST OBC,
या जो गांव में रूरल एरियाज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक शिक्षा की पहुंच नहीं बन सकी। और यही स्थिति का मोवेश अल्पसंख्यकों की भी रही। तो जो 1992 का उद्देश्य था कि इन सेक्शंस को उन्होंने पॉइंट आउट किया, बिंदुगत किया और कहा कि इनमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक भी बात जो है 1986 की पॉलिसी के अगेंस्ट जाती हो, दोनों में ही सेम उद्देश्य लेके चले हैं। यहाँ पर इसको हमने एक टूल माना है, एक ऐसा साधन माना है जिसके द्वारा सामाजिक और प्रांतीय असमानता को दूर किया जाएगा। और 1986 की पॉलिसी में हमने शिक्षा को एक निवेश माना है जिससे आगे चलकर राष्ट्र का विकास हो। क्लियर? ये जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति या प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे, इसमें कुल मिला के 23 सेक्शंस थे। ठीक, अब इन 23 सेक्शंस को स्टडी करना है। हम मेन सेक्शंस की बात करेंगे। नारी समानता के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यक, एक सेक्शन नारी समानता के लिए शिक्षा है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा है, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए एक सेक्शन पूरा डिवोटेड है, और विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो अगर इसको मोटा मोटा 4 सेक्शन जो है, ये कहीं ना कहीं किस चीज से करते हैं? नारी समानता, अल्पसंख्यक यानी वहां पर भी डिप्राइवेशन है, उसकी भी समानता की बात हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा के मामले में भी असमानता है, विकलांग जो है वहां पे भी असमानता है। तो ये जो चारों सेक्शन अगर हम एक जगह लेकर अगर आए तो ये हमारे, हम कह सकते हैं कि शिक्षा में समानता लाने के लिए कुल 4 इस शिक्षा नीति में दिए गए हैं, जिनमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, SC ST और OBC के लिए शिक्षा और विकलांगों की शिक्षा के बारे में बात। अब वहां पर हमने देखा था कि अलग अलग शिक्षा स्तर के बारे में बात की गई थी। ठीक, यहाँ पर भी ये आप देखो, वहां 1986 की पॉलिसी में भी हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की है। यहाँ पर भी एक पूरा सेक्शन हमने इसी चीज को दिया है, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, हर लेवल को टच किया है। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में भी पूरा एक सेक्शन दिया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए एक खंड है, उच्च शिक्षा के लिए एक खंड है, और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक खंड है। वो इस थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या कहा है। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, जब हम 1986 में बात कर रहे थे एजुकेशन, तो हम ड्रॉप आउट की समस्या की बात कर रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे उनके लिए सतत शिक्षा की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे जिन्हें कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, प्रौढ़ है, उनके लिए शिक्षा के लिए प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए एक पूरा एक खंड जो है, पूरा सेक्शन इन्होंने दिया है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों के लिए कहा गया कि ये न केवल अनुसूचित जाति जनजाति और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले जो ब्राइट हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको भी नवोदय विद्यालयों में एडमिशन दिया जाएगा। और एक सेक्शन इसका अध्यापक एवं प्रशिक्षण, मतलब टीचर और टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड भी इन्होंने एक पूरा। तो अगर हम लेके चले समानता के लिए कौन कौन से सेक्शन है, समानता की शिक्षा के लिए एक सेक्शन नारी समानता की शिक्षा के लिए है, एक विकलांगों की शिक्षा के लिए है, एक अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए, और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए। तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 4 सेक्शन हो गए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में हम देखें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर एक सेक्शन है, एजुकेशन के लिए एक सेक्शन है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक सेक्शन है, हायर है, और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक सेक्शन है। इसके अलावा 3 जो और आपको याद करने रह गए हैं, वो एक नवोदय विद्यालय से रिलेटेड है, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, और टीचर ट्रेनिंग से। क्लियर है? जरा इसको फिर से थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे।
हमने जो नेशनल पॉलिसी ऑफ जी मैम, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 10+2+3 की बात की थी। 1992 में भी हमने 10+2+3 की बात की है। और अगर एक कुछ अलग कहा जाए तो ये जो 10 है इसको इन्होंने कहा कि स्कूल एजुकेशन से रिलेट करेंगे। 10+2 का स्टेटस था, उसका एग्जाम भी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती नेशनल समानता की शिक्षा के लिए इन्होंने जो मेन रिकमेंडेशंस दी हैं कि स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है, तो इसके लिए हाँ। हेलो मैम, डिस्टरबेंस हो रहा है, रामायण चल रही है, किसी का माइक म्यूट करा दो। म्यूट करो बेटा, कौन है? म्यूट कर दीजिए। हो गया मैम, नहीं हुआ। कौन है? जरा देख के बताओ, नाम बताओ जिससे हम उसको बोल सकें। दिव्या शुक्ला मैम, दिव्या शुक्ला। दिव्या शुक्ला, दिव्या शुक्ला मुझे लगता है ऑन करके चली गई है नाटक देखने। हम सर को बोल दो, वो म्यूट कर देंगे उसे। प्रशांत, क्या आप देख रहे हो या पीयूष कौन देख रहा है? होस्ट कौन है? होस्ट में किसका नाम दिख रहा है बेटा? मैम प्रियंका मैम। प्रियंका चौहान। मैम प्रियांक है, प्रियांक चौहान। प्रियांश कौन कंडक्ट करा रहा है? बात चलो, अब म्यूट हुआ है मुझे लगता है। यस मैम, कंटिन्यू करो। अभी बंद हो गया मैम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नारी समानता की शिक्षा के लिए। तो इन्होंने कहा कि नारियों की शिक्षा जो है वो नेशनल प्रोग्रेस के लिए एक एलिमेंट है। यानी कि हम किसी भी राष्ट्र के विकास के बारे में तब तक नहीं सोच सकते जब वहां पर इक्वलिटी ऑफ जेंडर नहीं आती है। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि एक तो इलिटरेसी दूर करनी है, दूसरा को वोकेशनल बनाना है जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो जो है शिक्षा में हमें देनी है। और उसके अलावा जो भी फीमेल एक्टिविटीज मानी जाती हैं जैसे कि गृह ज्ञान और इन सब की शिक्षा देना जो है वो नारी समानता के लिए शिक्षा में होती है। होम मैनेजमेंट, चाइल्ड केयर कोर्सेज, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट, इस तरीके की शिक्षा की इन्होंने बात की। ठीक, फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा 86 में भी की गई थी। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात की। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए 2 रिकमेंडेशन, एक तो उन एरियाज में जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर हम स्कूल की व्यवस्था करें। दूसरा, जहाँ मदरसे हैं उन मदरसों में पुरानी तरीके की अगर शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर एजुकेशन को वहां पर प्रमोट करें। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जहां पर जनजातियां हैं वहां पर आश्रम विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, और जहां पर ग्रामीण इलाके हैं वहां पर नवोदय विद्यालयों की बात की है। विकलांगों की शिक्षा के लिए समेकित शिक्षा की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में विकलांगों की शिक्षा को भी मेंशन किया गया। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए ड्रॉप आउट्स हैं या जिनकी एज ज्यादा है, जिनको स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो उस पे एम्फेसाइज करने के लिए इन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा ओपन एजुकेशन सिस्टम है उसको आगे बढ़ाएंगे। नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए, अध्यापक शिक्षण के लिए इन्होंने जो सेक्शन में जो बातें की है वो ऑलमोस्ट वही है लगभग जो 6 की पॉलिसी में की गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख संशोधन हैं जो कि 1992 में किए गए थे। अभी तक तो हमने देखा, अभी हमने जो स्टडी किया सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे डेवलप होता है यहाँ तक।
हमने देखा कि इस दौरान 2 कमेटीज आती हैं और सेकंड कमेटी जनार्दन रेड्डी कमेटी के बेसिस पर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की जाती है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि इसमें टोटल 23 सेक्शंस हैं। इन टोटल 23 सेक्शंस में से जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हम फील करते हैं वो 11 सेक्शंस की हमने बात की, जिसमें से 4 सेक्शन आपके इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी शिक्षा में समानता से रिलेटेड है। अगले 4 सेक्शन फिर से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, 5 सेक्शन जो है वो हर लेवल की शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बात की है। फिर उसके बाद हमने बात की कि 3 और सेक्शंस की बात की है, नवोदय की बात की है, टीचर और टीचर ट्रेनिंग एक सेक्शन की बात की है, और उसके अलावा थर्ड हमारा था जनसंख्या शिक्षा। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, ये 3 और हमने एक्स्ट्रा लिए थे, वो 4, 5 और 3, 9, 12 सेक्शंस की हमने बात की आउट ऑफ 23। आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने इनकी जो संस्तुतियां हैं उनमें मुख्य संशोधन जो किए गए हैं उनकी बात करते हैं। 1986 में भी हमने कहा था कि 10+2+3 एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। इन्होंने भी वही कहा है, संपूर्ण भारत में +2 +2 स्तर को जो है स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में इन्होंने स्वीकृति दी है। ठीक, दूसरा समग्र साक्षरता अभियान पे जोर दिया है। समग्र साक्षरता अभियान का मतलब है कि हमारा जो बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, इन स्किल्स पे हम रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स, इन तीनों स्किल्स पे हम जोर देंगे समग्र साक्षरता के द्वारा। अच्छा, नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसके बारे में वहां भी बात की है कि हमें पूरे देश को साक्षर बनाना है, ये समग्र साक्षरता है, लेकिन इसको जोड़ा किस किस चीज से क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि नेशनल लिटरेसी मिशन का मकसद सिर्फ हमारा इतना ही नहीं होगा कि हम देश के सभी लोगों को शिक्षित कर लेंगे या साक्षर बना लेंगे, अपितु इसके द्वारा हम निर्धनता यानी पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे। साक्षरता को हम किसी ना किसी तरीके से रोजगार से जोड़ेंगे, तभी तो हम पॉवर्टी को दूर कर पाएंगे, है ना। तो वोकेशनल होगी हमारी जो एजुकेशन होगी। राष्ट्रीय एकता, जो भी साक्षरता मिशन है उसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि हम उनको लिखना और पढ़ना सिखा दें, हम उनको पढ़ने के दौरान कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो ये महसूस कर सकें कि वो एक ही देश के नागरिक हैं और जो भी असमानताएं हैं वो सतही है। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट उनको जागरूक किया जाएगा। उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या शिक्षा के बारे में, जनसंख्या शिक्षा को भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, और जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो एक तीर से कहा जाए कई निशाने साथ में। नेशनल लिटरेसी मिशन के द्वारा इन्होंने गरीबी पर प्रभाव किया, इन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया, इन्होंने पर्यावरण के लिए चेतना लगाने का प्रयास किया, इन्होंने स्मॉल फैमिली की बात की और जेंडर इक्वालिटी की बात की। तो एक नेशनल लिटरेसी मिशन के द्वारा इतनी चीजों के बारे में इन्होंने बात की है कि ये सारी चीजें प्रमोट की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसको आप जो भी मेरा लेक्चर है वो SCERT पे बेस्ड है, तो ये पॉइंट चूंकि आपका दिया गया है 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, तो इसको आप लिख लीजिए, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये संशोधन है। ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात 1986 में की है। हाँ, अगर हम कहें कहीं पे संशोधन है तो वो इससे है। 1986 में जो पॉलिसी आई उसमें भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई थी कि जितने स्कूल हैं उनको हमें 2 कमरे एटलीस्ट
पर 2 कमरे, एक ब्लैक बोर्ड जो बेसिक एमिनिटीज हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सारी चीजें होंगी, और 2 कमरे और 2 टीचर्स होंगे। 2 टीचर्स में से एक फीमेल टीचर होगी। और ये इन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन 1st to 6 के स्कूल्स के लिए कहा गया। 1992 में इसका व्यापीकरण किया गया। व्यापीकरण का मतलब है इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया, और अब ये प्राइमरी में ना रहकर प्राइमरी से जूनियर में चला, मतलब सीनियर प्राइमरी स्कूल्स तक में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाएगा। और अब 2 की जगह इन्होंने कहा कि 3 कमरे होने चाहिए एटलीस्ट, और 3 ही टीचर होने चाहिए। ठीक, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का व्यापीकरण किया गया। मुक्त अधिगम प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। मुक्त अधिगम प्रणाली या ओपन एजुकेशन सिस्टम, ओपन यूनिवर्सिटी जो पहली इग्नू हमारी खुली है, इग्नू से पहले आंध्र प्रदेश में भी खुली है, लेकिन इग्नू की स्थापना 1985 में हुई है। ठीक, 1986 में हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लेकर आए हैं, और हमने कहा कि हमें ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनानी। 1992 में उन्होंने कहा कि हाँ, हमें उसको ये आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमको और बनानी, उसी को आगे बढ़ाया है, कोई खास बात नहीं है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना भी 1986 की पॉलिसी में की है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसको हम और एम्पावर करेंगे, इसको और सुदृढ़ीकरण करेंगे, अर्थात इसको और फैसिलिटीज देंगे, इसको और राइट्स देंगे, अधिकार, इनको अधिकारों में वृद्धि। जनसंख्या शिक्षा को महत्व दिया जाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वहां से यहाँ पर अलग निकल के आता है। जनसंख्या शिक्षा के बारे में 1986 की पॉलिसी में ज्यादा कुछ बात नहीं की गई है, लेकिन हालांकि जनसंख्या शिक्षा जो है 1980 से चल रही है देश में, मगर जनसंख्या शिक्षा के बारे में, जनसंख्या शिक्षा जो है उसको छोटे परिवार से जोड़ने की बात प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में की गई है। यहाँ पर हमारे जो शिक्षा है उसमें आपने देखा जेंडर इक्वालिटी और छोटे परिवार, नेशनल लिटरेसी मिशन के द्वारा इन दोनों चीजों के बारे में जागरूकता देनी है हमें। तो इन्होंने कहा कि इसको जागरूक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल लिटरेसी मिशन में ही या प्रौढ़ सतत शिक्षा में ही नहीं, हर शिक्षा में छोटे छोटे हर स्तर, संख्या शिक्षा का एक विषय ना बनाकर हर सब्जेक्ट के साथ किसी ना किसी तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, तो हर सब्जेक्ट में किसी ना किसी तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करके इसको और ज्यादा महत्व दिया जाए, ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कहा गया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि राष्ट्रीय परीक्षा प्रारूप। इन्होंने कहा कि जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके नेशनल लेवल पे कोई सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो ये हुआ कि आप आज जो एग्जाम देते हैं किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में, किसी भी वोकेशनल एजुकेशन में एंट्री के लिए, उसके लिए आप नेशनल लेवल पे एग्जाम देते हैं। आप वेदर आपको IIT ज्वाइन करना हो, आपको MBBS में जाना हो, या किसी भी अच्छे टेक्निकल कोर्स में जाना हो, तो एक नेशनल लेवल पर एग्जाम की व्यवस्था की जाए, ये रिकमेंडेशन पहली बार प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कही गई थी। और इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उस पर हम अपने राष्ट्रीय आय का लगभग 6% एक्सपेंडिचर दें। एक बार फिर से देख लें इसको। +2 एजुकेशन सेम है, बस ये है कि +2 को स्कूल शिक्षा मान लिया गया है, समग्र साक्षरता अभियान पर जोर दिया गया है, और जो नेशनल लिटरेसी मिशन है इससे बहुत सारी चीजों को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। प्राथमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने 1986 में 2 क्लासरूम की बात की थी, यहाँ हम 3 क्लासरूम की बात कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1986 में भी थी, 1992 में भी है। जनसंख्या शिक्षा को महत्व यहाँ पर दिया गया है, एक अलग बात निकल के आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, राष्ट्रीय परीक्षा का प्रारूप इन्होंने बनाने की संस्तुति की थी और एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात की थी। ठीक है, आगे बढ़े। इसका प्रभाव क्या हुआ, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये कंबाइन ही हम इसको आगे स्टडी करें तो
+2 स्तर पर जो शिक्षा है वो सभी जगह पर पूरे राष्ट्र में लागू हो गई। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड पहले केवल प्राइमरी स्कूल तक था, वो उच्च प्राथमिक स्तर तक लागू हुआ। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा पर इन्होंने डिप्राइव्ड सेक्शन की शिक्षा पर विशेष बल दिया था, तो उनमें शिक्षा का प्रसार इस संस्तुतियों के बाद प्रारंभ हो गया और अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की का शुभारंभ हुआ। ठीक, तो ये हमारी टोटल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 था। एनी डाउट्स? ये एक छोटा टॉपिक था, तो इसलिए मैं आज 2 टॉपिक कवर करने के उससे ये लेक्चर तैयार किया है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये चीजें रही। सबसे पहले हमने बात की कि उसका विकास कैसे हुआ, फिर हमने बात की कि उसके उद्देश्य क्या थे, फिर हमने बात की कि इन्होंने क्या क्या संशोधन किए या क्या इनकी मेन रिकमेंडेशन रही, फिर हमने बात की कि इसका इम्पैक्ट क्या आया, प्रभाव क्या आया। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे यशपाल कमेटी को। यशपाल समिति देश में लगातार ही बहुत सारी शिक्षा को लेकर बहुत सारी चर्चा होती रही और शिक्षा के प्रति लोग जागरूक होते रहे और बहुत सारी संस्कृतियां आती रही कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इन सब का फाइनली इम्पैक्ट ये हुआ कि शिक्षा में हमने इतनी सारी चीजों को जोड़ दिया कि जब आप स्कूल जाते हुए बच्चे को आज भी देखोगे तो उसके स्कूल का जो बस्ते का जो बोझ है बैग का, उससे उसके कंधे मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए उस समय हमारे जाने माने ये वैज्ञानिक थे प्रोफेसर यशपाल, इनका एक दूरदर्शन पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी आता था जिसमें ये साइंस को जो है डेली लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उसके साथ जोड़ के एक्सपेरिमेंट करके बताते थे। ठीक, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी का नाम हम देते हैं कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना इसलिए करती है जिससे वो समझ सके कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन पर पढ़ने का जो बोझ है, जो उनका बस्ते का बोझ है, उसको कैसे कम किया जाए। तो यशपाल समिति 1992 इस बारे में अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। समिति के 2 उद्देश्य थे। पहला ये कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, खास तौर पे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन पर जो पढ़ाई का बोझ है उसको कम करने के लिए वो सुझाव दे, और ये सुझाव तो दे लेकिन इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आए। ठीक, तो ये 2 चैलेंजेस थे जिसको एड्रेस किया प्रोफेसर यशपाल ने। इस समिति का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको आप देखिए कि बच्चों के लिए जो स्कूल, जो अगर हम कहें कि बच्चों का जो बोझ है, बस्ते का बोझ, वो इतना ज्यादा बुरा नहीं है। बस्ते का बोझ तो वो फिर भी एक बार उठा लेंगे, मगर वो इतनी सारी जब किताबें उनके ऊपर लाद दी जाती हैं और वो किताबें, उनमें जो कुछ लिखा होता है वो उनकी लाइफ को रिलेट नहीं करता, उनकी जिंदगी से वो उसका कोई कोरिलेशन नहीं होता, तो वो उसको समझ नहीं पाते, उससे कोरिलेट नहीं कर पाते। तो उस कोरिलेशन ना होने की वजह से बच्चों की जो समझने की, जो क्यूरियोसिटी की, जो पूछने की क्षमता है, उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें याद करनी है, बहुत सारी चीज, क्वेश्चन को जो है हम सप्रेस कर देते हैं कि क्वेश्चन नहीं करो, जो कहा जा रहा है उसको सुन लो, उसको समझ लो, बाकी हमें नहीं करना। ठीक, तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो कहीं ना कहीं हम किल कर देते हैं, और जब वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है तो समझने क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको इन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से कहीं ज्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। वो जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको समझ नहीं पाते क्योंकि वो उनकी लाइफ से रिलेट नहीं करता है। इसको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं।
रिकमेंडेशंस में ये कहा है कि जो भी हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, वो हम कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे बनाते हैं, राइट? जब हम सेंट्रल लेवल पे पाठ्यक्रम बनाते हैं तो जो टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो बता देता है कि आपको ये बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के साथ सीधे कांटेक्ट में व्यक्ति है, जो उनकी आवश्यकताओं को समझता है, उसका रोल खत्म हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम निर्माण में और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो सेंट्रलाइज ना होकर निचले लेवल पे आनी चाहिए। निचले लेवल मतलब राज्य स्तर पे या जिला स्तर तक पे भी आनी चाहिए, ठीक? और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन की जो आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। इन्होंने मतलब अगर लागू कर दी जाए तो इन्होंने कहा कि बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। जो प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको होमवर्क नहीं देना चाहिए। दिख रहा है? इस पर बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई आगे चल के, बहुत सारे पीएचडीज भी हुई कि अगर बच्चों को होमवर्क नहीं दें तो उनकी एजुकेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वो अलग बात है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। और इसमें सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी कि आप ओवरहेड प्रोजेक्टर या कुछ कंप्यूटर के माध्यम से या किसी भी नई टेक्निक के माध्यम से उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उनको जो रियल लाइफ में सिचुएशन है उस तक पहुंचा सके। कई चीजें ऐसी हैं जहां हम उनको नहीं ले जा सकते। सपोज यशपाल कमेटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी कि जो कुछ भी है उसको बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करे। तो खुद से एक्सपीरियंस करने का एक तो तरीका ये है कि हम उसको वो चीज लाके दे दें, या जैसे उन्होंने कहा कि जैसे अगर किसी स्थान के बारे में जानना है तो हम उस स्थान पे उसको लेकर जाएं। ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए जो वातावरण का निर्माण है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग कर सकते हैं। जो बुक्स हैं बच्चों की, वो बच्चों के अनुभव और उनकी जिंदगी के बहुत करीब होनी चाहिए। सपोज हम बच्चे को मौसम के बारे में बताना चाहते हैं तो बच्चों के मौसम के बारे में उनसे खुद जानकारी ले, उनके अनुभवों पे आधारित होनी चाहिए चीज कि जब गर्मी या ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब बारिश होती है। तो अगर हम बारिश को पढ़ा रहे हैं तो हम उस एक्सपीरियंस तक जाएं कि गर्म हो रहा है, ह्यूमिड हो रहा है, उमस हो रही है, तो उस समय क्या प्रोसेस चल रही है उसको साइंस से रिलेट करें। या हम बच्चों से सीधे पूछे, हम उनको ये ना बताएं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। हम उनसे खुद पूछे कि बच्चों ये जो पत्तियों का रंग है ये हरा क्यों है, किस वजह से है, या नीली कोई चीज दिख रही है तो वो नीली क्यों दिख रही है। तो जो भी पढ़ाया जाए वो रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेते हुए और उनके अनुभवों को समाहित करते हुए किया जाए। जैसे वो एक बहुत एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बहुत लाइफ से रिलेटेड, मतलब एक रोटी को फुला के उन्होंने दिखाया कि एक रोटी क्यों फूलती है या रोटी क्यों नहीं फूलती है। इसके द्वारा इवेपोरेशन की प्रोसेस को उन्होंने समझाया। तो जो भी पढ़ाया जाए वो बच्चों के अनुभव और उनकी सामान्य जिंदगी से रिलेट करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बच्चों को ना देकर स्कूल को दी जानी चाहिए, ठीक? क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चा वो पाठ्य पुस्तकों को अपने पास लाद के लेके जाए और फिर घर से फिर वापस लेके आए। स्कूल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्कूल के द्वारा उनको प्रोवाइड कराना चाहिए जब उनका काम खत्म हो जाए, और उसको वापस स्कूल में जमा करके जाना चाहिए। लैंग्वेज के एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि उसको भी जीवन से जोड़कर, जैसे साइंस एजुकेशन को जीवन से जोड़कर पढ़ाना है वैसे भाषा को भी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। मैथ आप कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैथ के लिए इन्होंने कहा कि समझाना चाहिए, कई बार रिपीट हो गया। गणित को रटने की बजाय अभी ठीक कर लेंगे। गणित को रटने की बजाय इसको समझाना चाहिए। हाँ,
जैसे हम उसको टेबल बता रहे हैं कि 2 into 2 4 हुआ, तो उसको समझाया जाए कि 2 और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 4 होगा, इसी तरीके 2 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो उसको रटने की बजाय उसको समझा कर पढ़ाना चाहिए। सेम चल रहा है, भाषा को जीवन से जोड़ दिया, गणित को समझाने से जोड़ दिया, और सिलेबस पूरा करना अपने आप में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए कि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी मोटिव है वो डेवलप हो, बच्चे की क्वेश्चनिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो, और जो कुछ भी पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आए। सिलेबस कवर करना अपने आप में कोई गोल नहीं होना चाहिए। और पुस्तकों में किसी वस्तु का चित्र दिखाने की अपेक्षा उस वस्तु का वास्तविक अनुभव कराना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल इनकी सारी रिकमेंडेशंस को देखें तो हम सिर्फ एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि इनका कहना ये था कि बुकिश लैंग्वेज से, बुकिश नॉलेज से बाहर निकलकर शिक्षा को हमें लाइफ से कोरिलेट करना है, पुस्तकों के बोझ को कम करना है, लर्निंग विदाउट बर्डन, इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है बिना बोझ के शिक्षा, यानी बिना लर्निंग विदाउट बर्डन, उसको अचीव करने के लिए सिलेबस जो है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लोकल लेवल पे डिसाइड होना चाहिए। बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो उसको अनुभव करके पढ़ें, वो उसको लाइफ से रिलेट करके पढ़ें, वो उसको जीवन से जोड़ कर पढ़ें, और वो उनकी क्यूरियोसिटी मोटिव को आगे ले जाता। तो ये इनकी बेसिक आत्मा है जो यशपाल कमेटी की, वो यहाँ तक आती है। हालांकि इसकी रिकमेंडेशंस बहुत दूर तक नहीं गई, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन मतलब अफसोसजनक भी है। और दूसरा कि इन्होंने जो ये रिकमेंडेशंस दी हैं, ये आप अगर देखो तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हर कोई कह रहा है, अपने आप में कोई भी नई चीज नहीं है। भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज के उसमें आपने देखा ही होगा कि भाषा को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। गणित को रटने से नहीं पढ़ाना चाहिए, कोई भी मैथ का टीचर जो होता है उसको हमें सिखाते हैं कि रटने से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इन रिकमेंडेशंस का आगे चलकर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको स्टडी भी नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि उस समय ये बात बहुत, ये कमेटी और उनकी संस्तुतियां काफी चर्चा में रही, लेकिन इनके आधार पर कोई भी चीज आगे शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप नहीं की गई है। बहुत व्यापक इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ना तो हमने स्कूल में बुक्स का बोझ कम किया है, ना हमने रटने की प्रवृत्ति खत्म की है, ना हमने जो इसको कहते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने की होड़ है वो खत्म की है। और एजुकेशन को अगर हम देखें तो जीवन से रिलेट करने की बात आगे धीरे धीरे बहुत सारे जो साइकोलॉजी का इसको इम्पैक्ट कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा कि साइकोलॉजी के लॉस थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो बेटर पढ़ा पाएंगे। तो वो सारी चीजें आई बाद में शिक्षा में, लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशंस थी, पाठ्य पुस्तकों का ना तो बोझ कम हुआ, ना ही बस्ते का बोझ कम हुआ, ना ही रटने की प्रवृत्ति पर कोई अंकुश लगा। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शिक्षा जगत में देखने को नहीं मिला। एक ये भी कहा जाता है कि जो भी इसमें 8 सदस्यों की ये समिति थी, इस समिति में जो भी सदस्य थे बहुत हाई फाई थे, बहुत हाई फाई। अब जैसे यशपाल सर जो है वो बहुत सीनियर लेवल के साइंटिस्ट हैं, इसी तरीके के बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग इसमें थे। तो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या होगी, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको एड्रेस करने में ये समिति सफल नहीं मानी जाती। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, टेट की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अलग से नोट करा दिया गया है। इस समिति का दूसरा नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी है। एक नाम इसका है शिक्षा बिना बोझ के। इस नाम से इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। और आगे चलकर प्रोफेसर यशपाल की ही सदस्यता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो आगे चलकर हमारा एक बोर्ड प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की है आगे चल के, और इसी ने हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम आगे पढ़ेंगे एनसीएफ 2005, उसका एक दस्तावेज, उसकी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। तो आगे चलकर एनसीएफ 2005 के लिए जो कमेटी बनी है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहली बात, राष्ट्रीय सलाहकार समिति इसका एक नाम था।
शिक्षा बिना बोझ इनकी रिपोर्ट का नाम था, और आगे चलकर ये एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी रहे। क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, तो आज का हमारा क्लास इतना ही था। हम एक बार पूरा रिकैपिटुलेट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने 1992 के बारे में पढ़ा। 1992 में विकास कैसे हुआ, उसका कहाँ तक कैसे पहुंचे, फिर उसके बाद में उसका उद्देश्य क्या था, इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या था, और शिक्षा जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने यशपाल कमेटी की बात की। बहुत इंटरेस्टिंग इनकी स्टडी थी और आज भी हर किसी को पसंद आती है, मगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा इनका। और इनकी मेन रिकमेंडेशंस क्या थी उसके बारे में बात की। इनका उद्देश्य क्या था, मेन रिकमेंडेशंस क्या थी, और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, तीन फैक्ट्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया। क्लियर? ठीक, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन लीव। मैम बीच में आपने जनार्दन रेड्डी का नाम लिया था, उसके बारे में बताइएगा। जनार्दन रेड्डी कमेटी गठित की गई थी इस समय, जो नरसिम्हा राव आई थिंक उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। इनका काम ये था कि आचार्य राममूर्ति की कमेटी की जो रिपोर्ट्स आई थी उस पे इनको, चूंकि सरकार चेंज हो गई तो उसका काम ये, उन्होंने जो संस्तुतियां दी उसको इन्होंने लगा कि ठीक नहीं है, तो इन्होंने अपनी एक कमेटी बिठाई और इस कमेटी का काम था कि 1986 की पॉलिसी है उसको रिवाइज करें। 1986 पॉलिसी का रिवीजन। Any other question? Okay then, have a nice day. Goodbye.